विल कंटिन्यू विथ बायोटेक्नोलॉजी। लास्ट टाइम हमने बायोटेक, हिस्ट्री ऑफ बायोटेक के बारे में हमने पढ़ा था एंड टाइप्स ऑफ बायोटेक के बारे में पढ़ा था। कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज करा था कि सर हिस्ट्री ऑफ बायोटेक सिलेबस पे नहीं है, इज इट इम्पोर्टेंट फॉर अस और नॉट। देखिए, सिलेबस में बहुत सारी चीज़ें मेंशन नहीं होती है, लेकिन किसी भी चीज़, किसी भी नए टॉपिक को जानने से पहले उसके पीछे की हिस्ट्री थोड़ी जाननी इम्पोर्टेंट रहती है। इसी वजह से हमने वो हिस्ट्री डिस्कस करी थी। एंड अगेन कुछ चीज़ें अनस्पोकन रहती है, तो सिलेबस में सारी चीज़ें मेंशन होंगी ऐसा कुछ है नहीं। हम थोड़ा बहुत क्या करते हैं, किसी भी टॉपिक के पेरिफेरल टॉपिक्स, आजू बाजू के टॉपिक्स को भी साथ लेके चलते हैं। आपका उतना ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा नहीं, सो नो नीड टू वरी। थोड़ा सा देख लीजिए, ब्रीफ हिस्ट्री देख लीजिए। मान लेते हैं अगर बायोटेक्नोलॉजी एज ए 11 मार्कर आ गया, तो आपको तो बताना पड़ेगा ना उसकी हिस्ट्री क्या है क्या नहीं, इंडिया में कैसे इवॉल्व हुई, ये सब आपको बताना पड़ेगा। इसी वजह से थोड़ा बहुत ही हिस्ट्री जानना इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो होपफुली यू डोंट हैव एनी डाउट्स इन बायोटेक्नोलॉजी टॉपिक। एंड अगेन हाँ, लाइव लेक्चर के लिए भी कुछ इश्यूज वगैरह आ रही हैं, बट थिंग इज आई एम ऑल्सो हेल्ड अप हियर, तो इसी वजह से मैं जाके वहाँ पे लाइव लेक्चर नहीं ले पा रहा हूँ। ट्राइंग टू सॉर्ट इट आउट, देखते हैं शायद अगले हफ्ते तक लाइव लेक्चर्स मेरे शुरू हो जाएंगे। लेट्स स्टार्ट विथ बायोटेक्नोलॉजी। लेट्स मूव ऑन। तो शुरू कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये हमारे लिए इंडिविजुअली जो इंडिविजुअल एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे अभी, एग्रीकल्चर, हेल्थ वगैरह जैसे इंडिविजुअल एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे, ये हमारे लिए 5 मार्कर के हिसाब से इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, इट्स एप्लीकेशन इन हेल्थ सेक्टर, ऐसे 5 मार्कर क्वेश्चन बन सकता है। या फिर व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी, इट्स इंपॉर्टेंस एंड इट्स वेरियस एप्लीकेशंस, इस तरह से ये 11 मार्कर क्वेश्चन भी बन सकता है। देखते हैं इसके बारे में, बायोटेक एंड इट्स एप्लीकेशंस। फर्स्ट पहला एप्लीकेशन है एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। वैसे बायोलॉजी जब एग्रीकल्चर में यूज करी जाती है उसे हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी, ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी, हमने पढ़ा था इसके बारे में। देखते हैं इसके बारे में, द यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर इज नोन एज ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी। Biotechnology had contributed a lot towards upliftment of agriculture. आज की तारीख में जो मॉडर्न आप एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस देख रहे हो, उसमें एक बायोटेक का बड़ा मेजर रोल है। देखते हैं कैसे क्या। इट हेल्प्स मॉडिफाइंग प्लांट, जो आप हाई यील्डिंग वैरायटी प्लांट्स देख रहे हो, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट देखते हो, या फिर हाइब्रिड प्लांट्स आप देखते हो, ये सब जेनेटिकली मॉडिफाइड है या फिर बायोटेक की ही देन है। नेक्स्ट, ट्रांसजेनिक एनिमल्स, हाइब्रिड एनिमल्स जो मीट प्रोवाइड करते हैं, हाई अमाउंट ऑफ मिल्क प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर एग लेइंग एनिमल्स हैं, ये सब मॉडिफाइड एनिमल्स हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं, ये सब बायोटेक के देन है। नेक्स्ट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो अल्कोहल इंडस्ट्री में यूज करी जाती है, या फिर जो डेयरी इंडस्ट्री में यूज करी जाते हैं, बेकिंग वगैरह में यूज करे जाते हैं, ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी बायोटेक के ही पार्ट हैं। तो कहीं ना कहीं आज की तारीख में बायोटेक और हमारी लाइफ या फिर एग्रीकल्चर दोनों ही बायोटेक की वजह से ही इवॉल्व हो रही है। द ऑर्गेनिजम्स फॉर्म्ड आफ्टर मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स इज नोन एज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म जिनकी जीन्स को, डीएनए को मॉडिफाई करा गया है, उन ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, सच एज genetically modified crops, genetically modified animals, genetically modified bacteria. डिपेंडिंग क्या genetically modified हुआ है, बैक्टीरिया है, एनिमल है, इनके नेम्स चेंज होते रहते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं। genetically modified crops are formed by manipulation of DNA to introduce new trait into the crops. जब प्लांट में जेनेटिक मॉडिफिकेशन करी जाती है, इसकी वजह से होता क्या, उनके डीएनए को मैनिपुलेट करते हैं, चेंज करते हैं, जिसकी वजह से कुछ नए ट्रेट्स एड ऑन हो जाते हैं। These manipulations are done to introduce traits such as pest resistance, insect resistance, weed resistance. ये जो मैनिपुलेशन करे जाते हैं, क्यों करे जाते हैं, ताकि कुछ नए प्रॉपर्टीज हम प्लांट में ऐड कर सकें। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, एक बेस्ट एग्जांपल फॉर जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट इज बीटी कॉटन। एमपी बीइंग एग्रीकल्चरल स्टेट, आपको इसके बारे में तो अच्छी खासी नॉलेज होगी बीटी कॉटन के बारे में। अगर इसके बारे में बात करें कि कैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन बना था, कैसे क्या हुआ था, तो जो कॉटन का पौधा है हम उससे शुरुआत करेंगे। नॉर्मल जो कॉटन का पौधा है उसमें कीड़े लग जाते हैं, बॉल वर्म जिसे हम कहते हैं वो लग जाता है, जिसकी वजह से पूरी कॉटन की फसल क्या हो जाती थी, बर्बाद हो जाती है। ठीक, नाउ इस कॉटन के जो कीड़ा है उसे एक पॉइजन मार सकता है,
उस पॉइजन का नाम है क्राइप्रोटीन। ये एक इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड है, नेचुरल पेस्टिसाइड है, जो कि इस बॉल वर्म को मार सकता है। जैसे इंसान के लिए होता है ना पोटेशियम सियानाइड पॉइजनस है, सिमिलरली इस बॉल वर्म के लिए जो क्राइप्रोटीन नाम का एक जो इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड है, ये उसके लिए सियानाइड की तरह काम करता है। लेकिन इसके साथ एक दिक्कत है, ये जो क्राइप्रोटीन है ये एक बैक्टीरिया में पाया जाता है। बैक्टीरिया का नाम क्या है? बैसिलस थेरेंजिएसिस। देखिए, तो ये आपके लिए प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो बैसिलस थेरेंजिएसिस बैक्टीरिया है, इसमें एक एंडोटॉक्सिन या फिर एक पॉइजन प्रोड्यूस होता है, जो कि क्या है? इंसेक्टिसाइडल है। और ये प्रोड्यूस कैसे होता है? इसका रीजन ये है, इस बैक्टीरिया के अंदर एक जीन मौजूद है, जीन का नाम है क्राइजीन। ठीक, आपको पता होगा जीन क्या है? डीएनए का एक छोटा सा पार्ट है, एक छोटा सा सीक्वेंस है। साथ ही साथ ये भी आपको होपफुली याद होगा, डीएनए से कॉपी होकर क्या बनता है? आरएनए। आरएनए से कॉपी होकर बनता है प्रोटीन। नाउ व्हाट हैपेंस इस क्राइजीन की वजह से क्राई प्रोटीन प्रोड्यूस होती है। किस में? बैसिलस थेरेंजिएसिस नाम के बैक्टीरिया में, जो कि इंसेक्टिसाइडल। लेकिन इश्यू ये है कि ये जो प्रोटीन है ये बैक्टीरिया के अंदर है, और कीड़ा कहाँ लग रहा है? बैक्टीरिया को कीड़ा नहीं लग रहा है, कीड़ा लग रहा है कॉटन के पौधे में। तो साइंटिस्ट ने सोचा क्यों ना ये जो जीन है क्राइजीन, जो कि इस बैक्टीरिया में मौजूद है, क्यों ना इस जीन को हम ट्रांसफर कर दे कहाँ? बीटी कॉटन में। तो इससे होगा क्या? जो कॉटन का जो पौधा है वो क्या हो जाएगा? पेस्ट रेजिस्टेंट बन जाएगा। तो इसी वजह से एक टेक्निक का इस्तेमाल करा गया, जेनेटिक इंजीनियरिंग। जैसे नॉर्मल टेलरिंग में क्या होता है? टेलर क्या करता है? अलग अलग कपड़ों के पीसेस को जोड़ के हमारे लिए शर्ट पैंट्स टेलर करता है कि नहीं, सी देता है कि नहीं? बस सिमिलरली जेनेटिक इंजीनियर्स क्या होता है? वो साइंटिस्ट हैं जो अलग अलग डीएनए को मिला के नया डीएनए बना सकते हैं। तो ये जो जेनेटिक इंजीनियर्स हैं या फिर जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने करा ये, जो ओरिजिनल कॉटन पौधा था उसका डीएनए इन्होंने क्या करा? सेपरेट करा, आइसोलेट करके अलग रखा। अब इसके बाद इन्होंने करा ये जो बैसिलस थेरेंजिएंसिस नाम का जो बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया को इन्होंने कैप्चर करा, उसके डीएनए में से क्राइजीन को इन्होंने आइसोलेट करा, आइडेंटिफाई करा। आइडेंटिफाई करने के बाद जैसे कैंची से हम लोग क्या करते हैं? कपड़े को काटते हैं ना, बस वैसे ही बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स में एक आता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक आता है, जिसके जरिए क्या करते हैं, उन साइंटिस्ट ने क्या करा? वो क्राइजीन को कट कर दिया। कट करने के बाद उस क्राइजीन को कहाँ ट्रांसफर कर दिया? कॉटन का जो ओरिजिनल डीएनए था उस डीएनए के साथ पेस्ट कर दिया, जोड़ दिया। जैसे दो अलग पार्ट्स को आप जोड़ते हो ना, बस वैसे ही। जैसे कोई चीज टूट जाती है या फिर नए पार्ट जोड़ने के लिए हम ग्लू का इस्तेमाल करते हैं, बस वैसे ही दो अलग अलग डीएनए, कॉटन का डीएनए और वो बैसिलस थेरेंजिएसिस का जो बैक्टीरिया का जो क्राइजीन वाला डीएनए, दोनों डीएनए को जोड़ दिया गया और एक नया टाइप का डीएनए बनाया गया, और इस डीएनए को एक प्लांट में ट्रांसफर कर दिया गया। अब इसकी वजह से, इस हाइब्रिडेशन की वजह से, इस हाइब्रिड की वजह से जो नया प्लांट बन के आया, उभर के आया, उस प्लांट का नाम क्या था? बीटी कॉटन। बीटी का फुल फॉर्म यहाँ पे रहेगा बैसिलस थेरेंजिएसिस। अब इस कॉटन की खासियत क्या है? इस कॉटन के अंदर क्राइजीन मौजूद है, मतलब इस कॉटन के अंदर क्राई प्रोटीन प्रोड्यूस होगी। अब होगा ये, जब ये कॉटन का पौधा ग्रो करता है और जब वही कीड़ा वापस इस पे अटैक करता है, तो होगा ये, जैसे ही वो कीड़ा कॉटन के पौधे के कुछ पार्ट्स को कंज्यूम करेगा, चाहे वो पत्ती हो, फूल वगैरह कुछ भी हो, जैसे वो कंज्यूम करेगा, ये फूल पत्ती कहाँ जाएंगे? कीड़े के अंदर। जैसे ही कीड़े के अंदर ये सारी चीजें गई, तो उन पत्तियों के साथ साथ वो क्राई प्रोटीन भी डिलीवर हो गई। अब क्योंकि क्राई प्रोटीन एक जहर की तरह काम कर रहा है, क्या है ये? एंडोटॉक्सिन है, तो कीड़ा वहीं का वहीं मर जाता और फसल बर्बाद नहीं होता, क्योंकि एक बार अगर कीड़े मर गए तो बस फसल बच गई अपनी। और इस तरह से बीटी कॉटन क्या हो गया है? पेस्ट रेजिस्टेंट बन गया है। और ये जो बीटी कॉटन है क्या है? एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है। द जीन क्राइजीन रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एंडोटॉक्सिन इज आइसोलेटेड, हम उसको सेपरेट करते हैं, एंड इंसर्टेड इनटू जीनोम ऑफ कॉटन प्लांट। कॉटन प्लांट के डीएनए में हम क्या करते हैं? इंसर्ट कर देते हैं। दिस प्रिवेंट्स द कॉटन प्लांट फ्रॉम द अटैक ऑफ इंसेक्ट। इस तरह से ये एक एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स है, उनकी जीन को मॉडिफाई कराए ताकि वो ज़्यादा पैदावार प्रोड्यूस कर सके। ड्रॉट रेजिस्टेंट, कम पानी में वो पौधे ग्रो करते हैं। कुछ पौधे हैं जो कि इंसेक्ट रेजिस्टेंट है, कुछ पौधे हैं जो कम ड्यूरेशन में ग्रो कर जाते हैं, उनमें ग्रोथ
एनहांसर्स दिए गए हैं, उनके जीन को मॉडिफाई करा गया। तो इस तरह से जो हाइब्रिड प्लांट्स आ रहे हैं ये सब क्या है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन की वजह से बन रहा है, किसी में कम किसी में ज्यादा। इस तरह से एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या हो गई हैं, एनहांस हो गई हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं ऑफ योर बायोटेक्नोलॉजी इन योर एग्रीकल्चर सेक्टर, जैसे कि मल्टीपल इंसेक्ट रेजिस्टेंट कॉटन, जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस, ट्रांसजेनिक मस्टर्ड, ये न्यूज में भी था, जीएम ब्रिंजल या फिर बीटी ब्रिंजल, इंडिया में इसको बैन कर दिया गया है, हर्बिसाइड टॉलरेंट अनियन, ट्रांसजेनिक मेज, जो आप अमेरिकन कॉर्न वगैरह आप आज की टाइम में कंज्यूम करते हैं वो सब ट्रांसजेनिक मेज है, उनको मॉडिफाई करा गया ताकि उसकी जो कॉर्न की जो साइज है, वो जो भुट्टे के जो बीज के जो साइज है वो बड़ी हो सके और सॉफ्ट रहे। स्ट्रेस टॉलरेंट राइस, कम पानी में भी ये राइस ग्रो कर सकता है। ये सब क्या है, आर्टिफिशियली मॉडिफाइड ये प्लांट वेराइटीज हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट वेराइटीज। इसकी वजह से एग्रीकल्चर में बढ़ोतरी आई है, प्लस फूड सिक्योरिटी के इश्यूज को भी हम क्या कर पा रहे हैं, काउंटर कर पा रहे हैं। नेक्स्ट, एप्लीकेशन इन मेडिसिन। सिमिलर टू योर एग्रीकल्चर, मेडिसिन में भी बहुत सारे आज के टाइम में जो मॉडर्न चेंजेस आए हैं, वैक्सीन्स वगैरह आ गई, नए नए टेस्ट, नए नए ड्रग्स जो वगैरह जो आ रहे हैं वो सब बायोटेक की वजह से ही आ पा रहा है। देखते हैं, biotechnology techniques are used in medicine for diagnosis and treating different diseases. Biotechnology is used to study genetic material of virus and bacteria to determine whether a disease is caused by particular disease producing agent. जब एक कोविड का एग्जाम्पल ले लेते, जब कोविड के सिम्टम्स आने शुरू हुए थे, जब लोग बीमार पड़ने लगे थे, तो पता नहीं था कैसे ये बीमारी कहाँ से आई है। तो क्या करा गया, जो पेशेंट्स है उनके बॉडी से सैंपल लिया गया, फिर उस सैंपल से स्टडी करा गया ये जो सर्दी खांसी किसकी वजह से हो रही है, किसी बैक्टीरिया की वजह से, किसी फंगस की वजह से, वायरस की वजह से। तो इस तरीके से बैक्टीरिया बायोटेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, डिजीज को डायग्नोज कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अच्छा, किस टाइप का बैक्टीरिया, किस टाइप का वायरस है। जैसे कोविड के लिए पहले चेक करा गया, अच्छा ये एक वायरस है, अच्छा वायरस को स्टडी करने के बाद पता चला ये कोरोना वायरस है, फिर पता चला कोरोना वायरस के जब हम कंपेयर करते हैं, क्योंकि ओरिजिनल कोरोना वायरस क्या था, ये जूनोटिक वायरस था, मतलब ये बस एनिमल में ही बीमारी कॉज करता, लेकिन इंसान में कर रहा है। तो दोनों के डीएनए को, सॉरी जो उनका जो जेनेटिक मटेरियल है आरएनए, उसको कंपेयर करा गया, तब पता चला दोनों की जो जेनेटिक मटेरियल चेंज हो चुकी है। ओरिजिनल वाला एज इट इज है जो एनिमल को कर रहा है, लेकिन हमें जो कोविड हो रहा है वो म्यूटेशन की वजह से उसकी डीएनए मॉडिफाई हो गई, इस वजह से वो हमें बीमारी कॉज कर। तो इस तरह से बायोटेक की वजह से डिजीज डायग्नोसिस में मदद मिल पाती है। उसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी हैज offered modern medical devices for diagnostic and preventive purposes which include diagnostic test kit, जो RT-PCR आप सुन रहे हो कोविड के लिए, वैक्सीन्स एंड ड्रग्स। जब हम ड्रग्स की बात करते हैं, मेडिसिन की बात कर रहे हैं, कोकेन हेरोइन वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी की वजह से बहुत सारे वैक्सीन्स, बहुत सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट किट्स और मेडिसिन वगैरह भी डेवलप करे गए हैं। Genetic engineering has introduced techniques like gene therapy, recombinant DNA technology, rDNA technology, and PCR, which uses genes and DNA molecule to diagnose disease and insert new and healthy genes into the body, which replace damaged cells. ये जो तीनों टेक्निक्स है, जीन थेरेपी, रिकॉम्बिनेंट थेरेपी एंड पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये आपके नोट्स में अलग से दिए गए हैं, तो आप इसे चेक कर सकते हो, हम आगे पढ़ेंगे भी, तो अभी इसको इग्नोर करिएगा। बस ध्यान रखिएगा कि मेडिसिन में ये तीन टेक्निक्स का भी इन्वॉल्वमेंट शुरू हो गया, जिसकी वजह से जो हेल्थ सेक्टर है वो इवॉल्व होता जा रहा है। एक एग्जांपल देखते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन ऑल्सो नोन एज हिम्यूलिन, दिस हेल्प्स इन ट्रीटमेंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ डायबिटीज पेशेंट्स। अब लोग ये है क्या, एक्चुअली डायबिटीज पेशेंट में इंसुलिन की कमी होती है, ठीक, इसी वजह से उन्हें डायबिटीज की बीमारी होती है। अब 20-25 साल पहले जब लोगों को डायबिटीज होती थी, उन्हें इंसुलिन इंजेक्शन की जरूरत पड़ती, आज भी पड़ती है, लेकिन उस समय की अगर हम बात करें, उस समय वो जो इंसुलिन इंजेक्शन है वो कहाँ से आता था। एक्चुअली होता ये था, जो पिग है, काउ है, हॉर्स है, उनको स्लॉटर करा जाता था, मारा जाता था, उनके पैनक्रियाज से इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट करके इंजेक्शन फॉर्म में मार्केट में बेचा जाता था। बट ये एनिमल क्रूएलिटी में आ जाती है, प्लस लोगों की इतनी ज्यादा पॉपुलेशन हो गई थी और इतने डायबिटिक पेशेंट्स बढ़ गए थे कि ये एनिमल से, ये इंसुलिन से काम नहीं चलेगा। तो एक मॉडिफिकेशन करा गया, एक बैक्टीरिया लिया गया और इस बैक्टीरिया के अंदर ह्यूमन के इंसुलिन वाली जीन को हमने इंसर्ट कर दिया। इससे क्या फर्क पड़ेगा,
अब वो बैक्टीरिया अपने अंदर इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा। ठीक, बैक्टीरिया की खासियत ये है वो हर 20 मिनट में अपनी तादाद बढ़ा सकता है। उसे बस खाना प्रोवाइड करते रहो, उसे जितना खाना चाहिए उतना खाना प्रोवाइड करते रहो, हर वो 20 मिनट में वो अपनी पॉपुलेशन बढ़ाता जाएगा। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 32, 64 ऐसे चलता रहेगा। एक्चुअली अगर आप एक बैक्टीरिया के साथ काम शुरू करते हो, विद इन फ्यू डेज आपके पास ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया हो जाएंगे, अगर आप खाली खाना प्रोवाइड कर रहे हो तब। अब इतने सारे बैक्टीरिया के अंदर अगर आप इंसुलिन प्रोड्यूस करोगे, उनको उनकी बॉडी से अगर इंसुलिन एक्सट्रैक्ट करते हो, तो वर्ल्ड ओवर में हम क्या कर सकते हैं, इंसुलिन को सप्लाई कर सकते हैं। और इस टाइप के मॉडिफाइड इंसुलिन को हम क्या कहते हैं, हेमुलिन। ये आपके लिए प्री क्लिप जरूरी। और आज के टाइम में देखिए डायबिटीज के लिए जो इंसुलिन इंजेक्शन आ रहे हैं, अफोर्डेबल कॉस्ट पे सबको मुहैया हो पा रही है। रीजन इज बिकॉज ऑफ बायोटेक। ऐसे बहुत सारे और भी टेक्निक्स बायोटेक प्रोड्यूस कर रही है, इवॉल्व करा रही है, जिसकी वजह से हेल्थ सेक्टर इवॉल्व हो रहा है, चेंज हो रहा है। हम डिजीज को आसानी से लड़ पा रहे हैं, उन्हें उनसे बच पा रहे हैं। सो दिस इज योर एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक इन मेडिसिन, ऑल्सो नोन एज रेड बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट आते हैं एप्लीकेशन इन फूड प्रोसेसिंग। जो फूड प्रोसेसिंग वाली जो बायोटेक है, फूड बायोटेक भी इसे कहा जाता है, ये सदियों पुरानी बायोटेक है, नया कुछ नहीं है। बहुत सदियों से हम इसे इस्तेमाल करते आ रहे हैं, खाली इसके बारे में हमारे पास जानकारी नहीं थी। देखते हैं। Food processing is a process by which non-palatable and easily perishable raw materials are converted to edible, potable foods and beverages which have a longer shelf life. जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, पिकल, आम का अचार ले लेते हैं, कैरी का अचार ले लेते हैं। कैरी समर के आसपास आती है, लेकिन जब आप उसे पिकल में कन्वर्ट कर देते हो, साल भर आप इसे कंज्यूम कर सकते हो। टमाटर, अगर आप इसे फ्रिज में नहीं रखते हो, हफ्ते भर में खराब हो जाएंगे, लेकिन जब आप इसे केचप में कन्वर्ट कर देते हो, बेस्ट बिफोर 6 months, ठीक, उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। जैम वगैरह हो गया, ठीक, जो आप अचार बनाते हो, पिकल वगैरह बनाते हो, पापड़ वगैरह बनाते हो, ये सब क्या है, ये फूड प्रोसेसिंग का पार्ट है। बायोटेक को इस्तेमाल करके, बायोटेक के नॉलेज को इस्तेमाल करके हम क्या कर रहे हैं, फूड जो इजीली पेरिशेबल फूड्स है, नॉन पैलेटेबल, टेस्टलेस फूड्स हैं, बेकार टेस्ट वाले फूड को आप क्या करते हो, उनके टेस्ट को चेंज करते हो, एनहांस करते हो, उनकी एज को बढ़ाते हो, शेल्फ लाइफ को आप बढ़ाते हो। इसी को हम कहते हैं फूड बायोटेक्नोलॉजी। Use of food processing, use of biotechnology in food processing is immense, and this includes the following applications such as utilization and fermentation of substances, and also to enhance property of material goods such as taste, fragrance, shelf life, texture, quality, and nutritional value of the particular food product. Again, fermentation का मतलब मत समझिएगा कि कोई चीज़ गल रही है, सड़ रही है। जब किसी भी फूड में आप बैक्टीरिया, फंगस का इस्तेमाल करते हो उनको ग्रो करने के लिए, उसको चेंज करने के लिए, उसे हम फर्मेंटेशन कहते हैं। हमेशा गलन सड़न को ही फर्मेंटेशन नहीं कहा जाता है, ठीक। एनीवेज, फर्मेंटेशन एक टेक्निक है जिसकी वजह से हम खाने को चेंज कर सकते हैं, उनके टेस्ट को चेंज कर सकते हैं, फ्रेगनेंस, शेल्फ लाइफ वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि चीज़ का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जो चीज़ है वो फर्मेंटेशन की वजह से बनता है। जो आप अल्कोहल वगैरह है, बियर, वाइन, विस्की, वोडका वगैरह ले लीजिए, या फिर जो ब्रेड या केक ले लेते हैं, ये सब फर्मेंटेशन प्रोसेस की वजह से ही बन रहा है। फूड सोर्स हम लेते हैं, उसमें बैक्टीरिया या फंगस का इस्तेमाल करते हैं, इसकी वजह से मॉडिफिकेशन होता है, चेंज होता है, और इस वजह से खाने के टेस्ट, फ्रेग्रेंस, शेल्फ लाइफ, क्वालिटी, नेचर, सब में चेंजेस आती रहती हैं। Some examples of fermented foods are cheese, इडली, डोसा, बटरमिल्क। अगेन ये फर्मेंटेड फूड्स हैं। अल्कोहल वगैरह भी आएगा, लेकिन यहाँ पे लिखा नहीं है, बट आप समझ जाइएगा वो भी एक फर्मेंटेड फूड में आ जाता है। उसके अलावा फूड टेक्नोलॉजी इज वन ऑफ द एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज ऑफ द एरा दैट हैज पोटेंशियल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ माल न्यूट्रिशन, हंगर एंड पॉवर्टी। अगेन फूड टेक्नोलॉजी की वजह से हम फूड को पेरिश होने से बचा सकते हैं, खराब होने से बचा सकते हैं, उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ा सकते हैं, जिसकी वजह से होगा क्या, फूड सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स को फाइट आउट कर सकते हैं। अगर फूड तेजी से खराब हो जाएगा, व्हाट विल हैपन, हमें उसे फेंकना पड़ेगा, बर्बाद करना पड़ेगा। इससे अच्छा है ना हम उसके शेल्फ लाइफ को बढ़ा सकें, जहाँ पे फूड मुहैया नहीं है वहाँ पे उस फूड को सप्लाई कर सके। उसे बर्बाद होने फेंकने से अच्छा है जिस ज़रूरतमंद को खिला दो। इस तरीके से फूड टेक्नोलॉजी जो फूड सिक्योरिटी वाले इशूज़ हैं, माल न्यूट्रिशन वाले इशूज़ हैं, हंगर, पॉवर्टी वाले इशूज़ हैं, उनसे ये फाइट आउट कर सकता है।